देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। खबर टिहरी से है, जहां सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धूतू पहुंचकर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही सीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि भिलंगना ब्लॉक के धूतू क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। तो सीएम धामी का टिहरी दौरा, जहां पर उन्होंने आपदा स्थलीय का निरीक्षण किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद आपदा पीड़ितों का हालचाल भी जाना और उनसे बातचीत भी की है। तो सीएम धामी का टिहरी दौरा बेहद अहम। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हैं और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहा है। आज देर शाम अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। इसके अलावा 8 विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। पेश किए गए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2024-2025 के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था और सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया। अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई, उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था, मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है, उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा में लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस है, उसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में उत्तराखंड सरकार के मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखने का काम किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5,013 करोड़ का अनुपूरक बजट यहाँ पर रखा है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं जरूरी थी, खासतौर पर युवा और महिलाओं और किसानों से जुड़ी जो योजना थी, उन योजनाओं में बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रावधान यहाँ पर किए गए ताकि आने वाले दिनों में सरकार को विभागों के जरिए विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस बार अनुपूरक बजट को अपेक्षाकृत पहले की तुलना में जल्दी लाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और उसके लिए जो जरूरी जो चीजें, उन चीजों को बढ़ाते हुए सरकार इस बजट में भी इन सब चीजों का प्रावधान कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति के विधायकों के वेतन भत्ते के साथ ही उनके व्यक्तिगत सहायक के वेतन में वृद्धि की गई है, और अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रति माह लगभग 2.9 लाख रुपए मिला करते थे। यह सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति को किस सीमा तक उनकी वेतन बढ़ोतरी को स्वीकार करता है। तो विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
पहले 2.9 लाख रुपए मिला करते थे और अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें, कैश में देने का इसमें प्रावधान करें। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायक गण हैं उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे, व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये देते, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे माननीय विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा। वहीं उत्तराखंड का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन मानसून सत्र के सदन में विधायकों और पूर्व विधायकों का भत्ता और रेलवे कूपन खत्म कर 30,000 नगद देने की घोषणा की गई है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भत्ता बढ़ोतरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां उत्तराखंड एक और आपदा की मार झेल रहा है, जिसके बाद विधायक पूर्व विधायकों का भत्ता बढ़ाना कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि भत्ता बढ़ाने की जगह सरकार इस बजट को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगाती तो शायद उत्तराखंड का कुछ भला हो सकता था। करण माहरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है वेतन भत्ते को लेकर। तो वेतन बढ़ाने को लेकर सियासत गरमा गई है। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को विदेश में इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। यह कदम स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है, जिससे विधायकों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और इसे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताई है। उनका कहना है कि सरकार को पहले राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और इस तरह के फैसलों से पहले व्यापक चर्चा करनी चाहिए। इस तरह के फैसले लेने से पहले व्यापक चर्चा करनी चाहिए। राज्य सरकार से सवाल पूछा है। दुरुस्त करने की वजह देखिए, तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और उनके आश्रित हैं, उनको जो है विदेशों में सरकारी खर्च में इलाज मिलेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि जिस जनता ने आपको चुना था कि आप जनता के जख्म जो है उसमें मरहम लगाते, बजाय उनके जख्मों में मरहम लगाने के लिए आप जख्म पर जख्म दिए जा रहे हैं। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत दुरुस्त करने की बजाय जो हालत खराब है, वहां पे आप आए दिन पढ़ते होंगे इलाज के अभाव में प्रसूता ने जन्म देते ही अपने प्राण दिए, या बच्चे ने जन्म लेते ही उसका देहांत हो गया, या दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है उनको समय से इलाज नहीं मिला, उनकी जान चली गई। और पहाड़ों में जितने भी अस्पताल हैं वो फर्स्ट एड हॉस्पिटल बन गए या रेफर सेंटर बन गए, वो सिर्फ रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि उत्तराखंड में इलाज नहीं है, यानी कि उन्होंने अपनी विफलता पर मोहर लगा दी है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और लगातार इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। सियासत तेज है। सत्र की कमाई को लेकर कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉस 2023 की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर विधानसभा सत्र की अवधि सबसे कम रही। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से सत्तासीन हुई है, मुख्यमंत्री का कार्य दिवस नहीं आया। उत्तराखंड विधान
विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉस की जो रिपोर्ट सदन में दी है, उससे राज्य की जनता सरकार से पूछने लगी है कि आखिर सरकार के पास बिजनेस कम क्यों है और सत्र की अवधि और क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक के द्वारा जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है वो देश भर के सांसदों की रिपोर्ट है, जिसके साथ विधायक जुड़ जाते हैं और इस देश के सभी राज्यों की आंकड़े दिए गए हैं कि किस राज्य में कितने दिन सत्र चला है। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉस 2023 की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर विधानसभा सत्र की अवधि सबसे कम रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से सत्तासीन हुई है, मुख्यमंत्री का कार्य दिवस नहीं आया है। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के पास 45 विभाग हैं, ऐसे में उन विभागों से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता है। एक जो संस्था है और हमारे यहाँ के विधायक, देश भर के विधायक और सांसद इनके पास जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। उनका ये एनुअल रिपोर्ट जो पूरे देश की विधानसभाओं में देश और देश का नाम खराब हो रहा है, जो मैंने वहां कोट किया, वहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड भारतवर्ष में सबसे कम विधानसभा चलने वाला प्रदेश है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक दिन के अंदर बजट पूरे प्रदेश का जो भविष्य लिखा जाता है, एक दिन के अंदर बजट पारित हो जाता है। आप ये समझिए कि 2.5 साल हो गए इस सरकार को चलते चलते, क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल नहीं आ रहा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार के पास बिजनेस नहीं है और सरकार एडजस्टमेंट के सहारे चल रही है। ऐसा है, बंद कमरे में होने वाले एडजस्टमेंट से कभी बिजनेस नहीं आता है। अब सरकार ने कहा हमारे पास बिजनेस नहीं होता। हम कह रहे हैं, एडजस्टमेंट्स की सरकार है। जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो तो फिर सरकार के पास बिजनेस नहीं होते। अगर सरकार सही चलेगी, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचने की लोकतंत्र की जो रीति नीति है उसके बारे में सोचेगी। अगर आंदोलनकारियों के और शहीदों के सपनों को उत्तराखंड को चलाएगी तो इनके पास बिजनेस की कमी नहीं होगी। लेकिन आज बिजनेस की कमी केवल इस वजह से है कि एडजस्टमेंट्स आप करते हो और वो एडजस्टमेंट्स बंद कमरों में बैठ करके जाते हैं। आपको उसमें किसी कानून, किसी नियम की जरूरत नहीं होती और आप जो चीजें कर रहे हो पर्दादारी के साथ कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोकतंत्र का तो ये खत्म करने की और दिशा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही साल में 60 दिन चले ये जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा तय किए गए बिजनेस पर ही सत्र चलता है। संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि आज भी सरकार के पास जितना बिजनेस है, सत्र उतना ही चल रहा है। 299 से उठाया और मेरे द्वारा उसमें बताया गया कि ये बात ठीक है, अवधि ज्यादा होनी चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन बिजनेस के आधार पर ही तो कार्य अवधि तय करेंगे। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा अनिवार्य रूप से 60 दिन होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई नियमों में उसका उल्लेख नहीं है। मैंने उसमें बताया साधारणतः शब्द है, यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यदि हमारे पास बिजनेस नहीं है तो अपनी जो दाढ़ी कमाई जो जनता की उसका पैसा अनावश्यक उसे खर्च करना मुझे औचित्य उसका नहीं लगता है। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे माननीय विपक्ष के साथियों से, जैसे आज उन्होंने सदन की कार्रवाई चलाई है, उसमें सहयोग दिया है। विधानसभा में सत्र की अवधि ज्यादा दिन की हो, एक दिन एक विभाग या एक मंत्री पर चर्चा चले, ऐसे व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करने में सफल होती है तो फिर सरकार क्या, विपक्ष भी सरकार के निर्णय पर खुश होता हुआ नजर आएगा। गैरसैंण से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट।
वहीं गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में जहां मानसून सत्र को लेकर सियासी पारा गर्म है, तो वहीं सदन के बाहर मौसम के बदलते मिजाज ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने। इस समय हम गैरसैंण में हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है और आप इस समय देख सकते हैं किस तरह का मौसम यहां पर हो रहा है। काफी ठंड है, उसके साथ साथ घना कोहरा यहां पर लगा हुआ है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह से धूप का निकलना जारी था, कभी छिप रही थी, कभी निकल रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार मौसम खराब होता गया और यही कारण रहा कि इस समय जो गैरसैंण का विधानसभा भवन है, जिसको कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, वहां उसको भी एक तरह से जो मौसम है उसने अपने आगोश में ले लिया। पूरी तरह आप देख सकते हैं धुंध यहाँ पर है, जबरदस्त धुंध है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह का मौसम देखा जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इस समय बारिश हो रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन जो गैरसैंण का मौसम है ये कहीं ना कहीं बहुत सुहावना है और यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो विधानसभा की कार्रवाई में तो भाग ले ही रहे हैं, लेकिन इस मौसम का आनंद लेने से भी वो पीछे नहीं है। गैरसैंण से कैमरामैन हर्ष पनुनियाल के साथ अवनीश प्रेमी। देख सकते हैं किस तरह का मौसम यहाँ पर हो रहा है। वहीं खबर रानीखेत से है, जहां गृह क्षेत्र पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पूर्व सीएम ने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार आने पर गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। तो हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है और कई दावे किए। निगम भी जो डबल इंजन है इनका, डबल ट्रिपल कुछ भी कहो, ये पूरी तरीके से बोगस इंजन साबित हुआ है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आम लोगों की भलाई के कोई कार्य हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ केवल कुछ चुनिंदा लोगों की भलाई के काम हो रहे हैं। देश में 2-3 हजार घराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके हित के काम हो रहे हैं और बाकी निचले लेवल पर जिलों में या प्रांतों में जो है कुछ जो चुनिंदा कंपनियां हैं गुजरात की, ये उनकी भलाई के लिए। भाजपा एक ही चेहरे के साथ 5 साल सरकार नहीं चला सकती है, क्योंकि उनको मालूम है यदि उसी चेहरे के साथ चलाएंगे तो उसके बाद हम चुनाव में वापस नहीं आएंगे और बुरी तरीके से पराजित होंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस गैरसैंण में चल रहे मानसून सत्र के बीच सदन में बीजेपी को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ देहरादून में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान देहरादून में भी कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस के बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस ईडी और सीबीआई पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगा रही है। तो हिडनबर्ग मामले को लेकर, चुप्पी को लेकर अब विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने अपनी विधानसभा के कीर्तिनगर विकास खंड के अंतर्गत तेगर में सरकारी डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कोटि कोटि आभार जताया है। विधायक विनोद कंडारी ने दोनों नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे क्षेत्र की एक प्रतीक्षित मांग पूर्ण हुई है। विधायक कंडारी ने कहा कि तेगढ़ में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के होनहार बालक बालिकाओं को घर के निकट उच्च शिक्षा मिलेगी और यह मेधावी छात्र छात्राएं देश और दुनिया में अपने क्षेत्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। मैंने महज जो 7-8 महीने पहले ये घोषणा कराई थी माननीय मुख्यमंत्री से। और लोसू बडारगढ़ जो पट्टी है वहाँ पर बहुत समय लोगों ने मांग की थी यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और मैं जब विधायक बना था मैंने वास्तव में वहाँ पर उच्च शिक्षा कोई केंद्र खोलना चाहिए, तो मैंने सोचा था। तो मैंने वो उसमें किया कि रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा भी उसमें पड़ता, कुछ स्कूल आते हैं, तो लगभग 15-16 इंटर कॉलेज वहाँ पाते हैं। और आज मैं कहते हुए खुशी हो रही कि उसका जियो सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार ने उसमें 10
पद स्वीकृत भी कर दिए हैं, प्रिंसिपल के भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी स्वीकृत कर दिए हैं। और आज मैं भी देख रहा था कि वहाँ के लोगों को बड़ी खुशी थी, लोग वहाँ के लोग जश्न मना रहे थे तेगड़ बाजार में। एक वीडियो देखा मैंने, तो ये मेरा एक सपना था, क्योंकि वहाँ पर घंटा घंटे तक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें वहाँ के लोग जाते हैं। वहाँ पे लोगों की इसलिए क्योंकि तेगड़ बाजार एक सेंटर बाजार, चाहे लुस्तु पट्टी का चाहे बड़ागढ़ पट्टी का हो, तो आज हो गया। अब उसमें जो है कि और मैंने अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद किया है और मंत्री जी का भी धन्यवाद किया है। और मंत्री जी ने तुरंत इसमें आदेश कर दिया आकलन तैयार करने की, जो बिल्डिंग उसकी बिल्डिंग भी तैयार होनी है। जमीन तो अपने निदेशालय के नाम पे ट्रांसफर कर दी, 30 साल जमीन दे दी हमने निदेशालय को और ट्रांसफर भी हो गई है। और भी जो है मंत्री जी ने उसके जो सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसके लिए भी आकलन तैयार करने के लिए बहुत जल्दी हम इसको बिल्डिंग तैयार कराएंगे। बिल्डिंग के बाद तुरंत उसमें जो कक्षाएं जो हम संचालित करेंगे। वहीं धामी सरकार 171 रिक्त पदों पर सीधे भर्ती करने जा रही है। कार्मिक विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रायल ने लोक सेवा आयोग को 171 पदों का अधियाचन भेजा है। इन पदों पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजे गए अधियाचन में रिक्त नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खंड सारी निरीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। तो 171 रिक्त पदों पर सीधे भर्ती की जाएगी। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।